मैं आपको जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्पीशीज़ के बारे में बता रहा था, इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपके दो तरह के आउलेट्स होते हैं, एक फॉरेस्ट आउलेट और एक स्पॉटेड आउलेट। तो इससे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपका जो स्पॉटेड आउलेट है वो बहुत कॉमनली आपको घरों के आसपास या फिर जंगलों में मिल जाता है, एंड जो फॉरेस्ट आउलेट है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्योंकि दोनों ने अपनी आदतों को अपने बदलाव के साथ जो उनके खुद के बदलाव थे उनमें उनको सीमित रखा। स्पॉटेड आउलेट अपने आप को अडेप्ट कर गया, वो इंसानी बस्तियों के आसपास भी आके अपनी घोंसले बनाने लगा, और फॉरेस्ट आउलेट ने अपने जंगल नहीं छोड़े, क्योंकि उसका नाम भी फॉरेस्ट आउलेट है, तो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ फॉरेस्ट में मिलता है। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते चले गए उसकी पॉपुलेशन भी कम होती चली गई। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो अपने वातावरण को ईजीली छोड़ नहीं पाते, जो दूसरे वातावरण में जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते। तो वो जो स्पेशल स्पीशीज़ होती है वो कहीं ना कहीं आज जो हम देखते हैं वो IUCN की रेड लिस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पड़ी होती है। और जो खासकर की वो प्रजातियां हैं जैसे आपकी मैना, कॉमन बैबलर, बुलबुल, इस तरीके की चिड़िया जो आपके तोते होते हैं, पैराकीट्स, ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं चेंजेस में, तो इसलिए ये हमें सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। और जो एक्चुअली जंगल में स्पीशीज़ जो डाइवर्सिटी कम होती है वो उन प्रजातियों की होती है जो अडेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें कि नेचर में जो इंसानों के साथ आके अडाप्ट कर लिया, इंसानों के बीच में रह रहा है, जैसे रीसस बंदर आ गए इंसानों के बीच में आ गए, है ना, और बैबलर और तमाम ऐसे पक्षी हैं जो इंसानों के बीच में आ गए, बहुत सारे इंसानों के एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए, है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्राकृतिक आदतें हैं वो आदतें भी तो बदल गई। बिल्कुल। तो इसका जो नुकसान है वो तो पूरे इकोसिस्टम को उठाना ही पड़ रहा है। भले वो प्रजातियां सर्वाइव कर रही हैं, भले वो इंडेंजर्ड नहीं हैं, पर फिर भी वो किसी तरीके से जी तो रही हैं, पर जो उनका इकोसिस्टम को जो उनका काम है, जो इकोसिस्टम की उनको हेल्प करनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं कर पा रही। बिल्कुल। अब इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जो अपने गिद्ध होते हैं, वल्चरों ने जब जंगल छोड़ के शहरी आबादियों की तरफ आए इंसानों के करीब, तो वो उन कार्कसेस पे डिपेंड करने लगे जो हमारी पोल्ट्री और ये डेयरी वेस्ट होता था। तो जिन गाय भैंसों को कत्ल खाने से उनका जो वेस्ट निकलता था, वल्चर्स उन पे फीड करते थे। आज वो विलुप्ति की कगार पे हैं, क्योंकि जिन दवाइयों का इस्तेमाल पोल्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री में किया जाता था वो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक और जानलेवा साबित हुआ। उसमें जो खासकर डाइक्लोफेनेक है, जो पेन किलर होती थी, जिन मवेशियों में डाइक्लोफेनेक लगाया जाता था, अगर वो ठीक नहीं हो पाते और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती तो उनकी बॉडी से वो बिल्कुल उसी प्रकार में वल्चर में चला जाता था जब वो उसका मीट खाते थे। और वो डाइक्लोफेनेक उनके लिए इतना जहरीला साबित हुआ कि वो अल्सर के कारण सबकी एकदम से प्रजाति में डिक्लाइन आ गया, पूरी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। तो यही कारण था, अगर जंगलों से कोई प्रजाति, अगर कोई जानवर अडेप्ट भी कर रहा है शहरी आबादी की तरफ, जैसे आपने बोला, तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है कभी ना कभी, जैसे कि वल्चर के लिए साबित हुआ। तो भले बैबलर ने इंसानों की आबादी को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन जैसे कहावत है ना कि जैसे पुलिस वालों के से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, वैसे ही प्रजातियों के लिए मतलब ये चीज़ें मतलब अच्छी रहेंगी कि इंसानों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। यहाँ पर हम अगर दुश्मनी कर लिया तो मारे ही जाना है, जैसे एंडेंजर्ड हो रही प्रजातियाँ, और अगर दोस्ती कर लिया तो इंसान इतना जहर भर देंगे कि वैसे ही खत्म हो जाना है। जहर भी। और आप कोई भी ऐसी प्रजाति देखिए जिसको इंसान ने पालतू बनाने की कोशिश करी, सब फेलियर रहे हैं। अब हमने भेड़ियों से दोस्ती करी, उनको पालतू बनाया, भेड़िए ने शुरुआत में भले ही हमारा साथ दिया, बट आज देखिए क्या स्थिति कर रखी है। गायों से इतनी ज्यादा, गायों की देख लीजिए, भैंसों को गायों से हमने शुरुआत में जो डोमेस्टिकेशन प्रक्रिया शुरू करी कि हमें जरूरत थी, आज देखिए कितना ज्यादा इंडस्ट्रियल फार्मिंग और ये सब जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वातावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो डोमेस्टिकेशन इंसान कभी रिस्पॉन्सिबली कर ही नहीं पाया है। और इवन ये तो जानवरों की बात है, अब पेड़ पौधों में देख लीजिए, इस धरती पे कम से कम 6000 प्रजातियों से ज़्यादा पेड़ पौधे खाए जा सकते हैं जिन पे हम निर्भर हो सकते हैं। बट हमने क्या किया, सिर्फ 8-10 प्रजाति के पेड़ पौधों को सिलेक्ट करके इतने ज़्यादा जंगलों का विनाश कर दिया उनकी खेती करने के चक्कर में। गेहूं ले लो, आप चावल ले लो, सबसे ज़्यादा मक्का है, 7000 साल से सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे भैया वो जानवर एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, वैसे पेड़ पौधे भी जो हैं वो एक्सटिंक्ट सारी जितने भी मतलब अलग अलग क्लासेस के हैं। अब इन जैसे जंगलों में, जैसे ये एक वाइल्ड फॉरेस्ट है, अभी हम काफ़ी प्रजाति ऐसी देख रहे हैं जो यहाँ की नेटिव है, क्योंकि इस तरीके से मेंटेन करी गई है। बट अगर इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए तो आसपास के क्षेत्र से जो विदेशी एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं जो इन्वेजिव हो चुकी है, वो इस जगह पे कब्जा कर लेंगे दोबारा से। बैबलर भी इन्वेजिव ही है, बहुत सारे पक्षियों को भगा देती है। और जैसे अब हम शहरों में देखें, लोग दाने डाल रहे हैं, कबूतर हैं, कॉमन मैना है, मतलब इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वो डव है इनकी संख्या, तो ये भी एक तरीके से एग्रेसिव ही हैं। बिल्कुल।
तो और कुल मिलाकर बाकी जो रिस्टोरेशन वगैरह भी है, हमने सब कुछ तबाह कर दिया और एक छोटे से एरिया को रिस्टोर करके हम सोचते हैं कि हमने बड़ी नेचर की मदद कर दी है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक वगैरह पड़ा हुआ है, उधर भी सब पड़े हुए हैं। ये तो है, ये तो खैर हमारे साथ ही चलेगी जहाँ हम जाएंगे। तो मतलब बाहर कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब अंदर नहीं जा सकते? कितना ही करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, ये तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक जब होना तक आदमी पड़ेगा, धरती पर है होता रहेगा ही, रेस्ट्रिक्शन उसका कुछ नहीं करता। कुछ नहीं। उधर भी पड़ा हुआ है सब अंदर। इंसानी जड़ है सब चीज़ की। ये प्रजाति समझने वाली नहीं है, अब इसको विलुप्त होना पड़ेगा, हो जाएगी जल्दी ही। हम लोग